अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने जो है कोल्ड वर्किंग को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलॉय। ठीक है, सो एन एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एलॉय क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि एलॉय क्या है, मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स क्या होगा, बाइनरी एलॉय, और मिक्सचर ऑफ थ्री मेटल क्या होगा, टर्नरी, और मिक्सचर ऑफ फोर मेटल क्वाटरनरी होगा, इस तरह से। ठीक है, द टर्म एलॉय सिस्टम रिफर टू ऑल पॉसिबल कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलॉय। ये जो एलॉय सिस्टम है ना, एलॉय का तो बता दिया, टू और मोर मेटल, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ठीक है, एलॉय। अब एलॉय सिस्टम क्या होता है, ये रेफ़र करता है जो ऑल पॉसिबल कॉम्पोजिशन है ना एलॉय की, तमाम पॉसिबल कॉम्पोजिशन एलॉय की, वो एलॉय सिस्टम मतलब ये रेफ़र करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस तरह से सिल्वर कॉपर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये एक एलॉय सिस्टम ही है ना, ये रेफर करता है टू एलॉय विथ कंपोजिशन रेफर टू बिटवीन 100% सिल्वर एंड 100% कॉपर इन दी मोल्टन स्टेट मेटल यूजुअली शो म्यूचुअल सोल्युबिलिटी। अब क्या होता है, मोल्टन स्टेट में आपने कॉपर ले लिया, आपने सिल्वर ले लिया, दोनों को आपने मेल्ट कर लिया। ठीक है, अब ये एक एलॉय की फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, आप दोनों को मेल्ट करके एक एलॉय बन गया जो कि मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स का। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जब आपने सिल्वर और कॉपर को मिक्स करके उसको जो है आपने जो है मेल्ट किया। ठीक है, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ कि मोल्टन स्टेट में आ गए वो। ठीक है, मोल्टन स्टेट मेटल्स में आ गए। ये यूजुअली शो करती है म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, मतलब जब आपने सिल्वर कॉपर को हीट अप किया, मेल्ट किया, तो वो मोल्टन स्टेट में आ गए, तो वो तब जो है वो दोनों जो है म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी शो कर रहे थे। ठीक है, वन विद इन अनदर। ठीक है, विद दी मोल्टन मिक्सचर इज कूल, लेकिन जैसे ही आपने वो मोल्टन मिक्सचर को कूल किया टू बेलो दी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आपने उसे जैसे ही कूल करना स्टार्ट कर दिया तो फोर थिंग्स आपके पास अकर हो गई। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मोल्टन मेटल एलॉय में जो डिफरेंट मेटल्स हैं, जब आपने उसको मेल्ट किया तो क्या हुआ कि म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी अकर होगी बिटवीन दी मेटल्स। ठीक है, तो और बिटवीन दी मेटल्स सॉल्युबिलिटी आ गई, और ये जो है फिर आपने क्या किया, जब उसको कूल किया बेलो दी मेल्टिंग पॉइंट, चार चीज़ें आपके पास आई। वो कौन सी है, द कंपोनेंट मेटल में रिटेन सॉल्युबल टू ईच अदर, मतलब अगर वो मोल्टन मेटल जो है मेल्ट करने के बाद सॉल्युबल है तो फिर क्या होगा, जब सॉल्युबल होगी टू ईच अदर फॉर्मिंग अ सॉलिड सोल्यूशन, तब ये क्या बनाएगी, एक सॉलिड सोल्यूशन बनाएगी। अब ये आपको फोर थिंग्स मतलब आपको कैटेगरी दी है कि अगर वो मोल्टन मेटल में जो मेटल्स है वो सॉल्युबल है तो क्या होगा, अगर इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, अगर पार्शियली सॉल्युबल है तो क्या होगा। ठीक है, ये सब हम देखने जा रहे हैं। वो चार चीज़ें में सबसे पहले आएगा कि अगर वो सॉल्युबल है, वो मोल्टन मेटल्स जो है एलॉय में अगर वो सॉल्युबल है। ठीक है, तो क्या होगा, टू ईच अदर फॉर्मिंग अ सॉलिड सोल्यूशन, तो जाहिर सी बात है जब वो सॉल्युबल होंगे तो वो मिल के क्या बना देंगे, एक सॉलिड सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, द सॉलिड सोल्यूशन में टेक वन ऑफ थ्री फॉर्म। अब ये जो सॉलिड सोल्यूशन होगा ये तीन फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म में, इट में भी रैंडम सॉलिड सोल्यूशन। रैंडम से आपको समझ आ रहा है कि कंपोनेंट जो होंगे ना मेटल्स एटम्स के, वो क्या होंगे, ऑक्यूपाई रैंडम साइट होंगे, इज अ कॉमन क्रिस्टल लेटेस्ट, मतलब एक कॉमन क्रिस्टल लेटेस्ट में उसके एटम जो है वो रैंडम साइट में होंगे। ठीक है, वो रैंडम सॉलिड सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन की तीन फॉर्म्स हैं, रैंडम सॉलिड सोल्यूशन बता दी मैंने। सेकेंड क्या है, अनदर पॉसिबिलिटी इज द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर सॉलिड सोल्यूशन। दूसरी क्या है कि फॉर्मेशन क्या हो, ऑर्डर सॉलिड सोल्यूशन की सेकंड फॉर्म है ये ऑर्डर सॉलिड सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट मेटल एटम्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक साइट, इसमें स्पेसिफिक साइट थी जिसमें, जबकि उसमें क्या होती थी, रैंडम साइट थी। ठीक है, इस ऑर्डर में स्पेसिफिक साइट होती है विद अ कॉमन क्रिस्टल्स लेटेस। द थर्ड टाइप क्या है सॉलिड सोल्यूशन की, वो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि बाइनरी एलॉय द प्राइमरी लेटेस साइट आर ऑक्युपाइड। बाइनरी एलॉय जो होते हैं ना, उसमें जो प्राइमरी लेटेस्ट साइट होते हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं बाय वन मेटल एटम, एक वन मेटल एटम से या एटम्स ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, डू नॉट ऑक्युपाई लेटेस्ट साइट बट लाई विद इन द इंटरस्टिशियस ऑफ द लेटेस। ये क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियस से इनका ये मतलब है कि जैसे कि ये एक है एटम, ये दूसरा है। ठीक है, अब इनके यहाँ पे जो है ना, ये जो स्पेस है यहाँ पे एक दूसरा आ जाता है,
यहाँ पे एक दूसरे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ये कि इंटरस्टिशियस कहते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी एटम जो है ऑक्युपाइड कर देता है वन मेटल एटम को, ठीक है, इस तरह से। अब क्या था, कहाँ थे हम? This is normally found where the atomic radius of one component is much smaller than the, और ये इंटरस्टिशियल आपको पता होना चाहिए, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहाँ पे होता है, जब क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वन कंपोनेंट का, वो स्मॉलर होता है अदर से। जाहिर सी बात है, देखें ये दो एटम तो मिल गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर थे जभी तो वो स्पेस में आके ऑक्युपाई हुए ना, तो इंटरस्टिशियल में यही कह रहे हैं कि क्या होगा, उसमें एक जो एटॉमिक रेडियस जो होंगे ना वो कुछ स्मॉलर होंगे देन द ऑफ द अदर, जिस वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके इंटरस्टिशियल स्पेस को जाके ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन आर जनरली, अब मैंने आपको सॉलिड सॉल्यूशन की 3 फॉर्म बता दी। सबसे पहले मैं आपको बताया सॉलिड सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, जब मॉल्टन मेटल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आफ्टर कूलिंग। सो वो सॉलिड सॉल्यूशन 3 फॉर्म में होता है, रैंडम, ऑर्डर एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है, और मैंने इसकी डिटेल भी आपको बता दी है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ कि सॉलिड सॉल्यूशन आर जनरली हार्डर, ये क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट देन दी प्योर मेटल्स। मतलब अगर प्योर मेटल, फॉर एग्जांपल अगर कॉपर की हम अलग बात करें, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर सिल्वर की एग्जांपल ली थी ना, जैसे मैंने आपको दी थी कि कॉपर और सिल्वर को अगर मैं क्या करूँ, अगर उनको मैं मिक्स करके मेल्ट करूँ, ठीक है, एलॉय की फॉर्मेशन के लिए, तो फॉर एग्जांपल कॉपर जो है प्योर मेटल में जितनी उसकी जितना वो हार्ड था, जितना स्ट्रॉन्ग था, उससे कई गुना ज़्यादा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन में, ठीक है। इस तरह से सिल्वर कई गुना ज़्यादा हो गया। तो वही यही कह रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन की क्या है कि वो जनरली हार्डर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं, और इनकी हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट होती है। किससे? देन द प्योर मेटल, मतलब जितनी उनकी प्योर मेटल थी जितनी कॉपर की थी इलास्टिक लिमिट थी ना, वो उससे कहीं ज़्यादा हो गई सॉलिड सॉल्यूशन में जब वो मेल्ट हुआ सिल्वर के साथ। तो क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी इलास्टिक लिमिट कई गुना ज़्यादा हो गई प्योर मेटल से। तो वो यही कह रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन में हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट हो जाती है देन द प्योर मेटल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, जिससे वो डिराइव्ड हुए होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। दिस एक्सप्लेन वाई प्योर मेटल आर रेयरली यूज, इसी वजह से ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्योर मेटल जो है रेयरली यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेयरली मतलब कम, प्योर मेटल कम यूज़ हो रहा है। यही वजह है कि अगर हम उन डिफरेंट मेटल्स को जो है मेल्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, द हार्डनिंग इफेक्ट नॉन एज सोल्यूशन हार्डनिंग। अब ये जो हार्डनिंग इफेक्ट आ रहा है ना, किस तरह से हार्डनिंग इफेक्ट आ रहा है, मॉल्टन मेटल बना, ठीक है, और दोनों की डिफ्यूजन ऑफ एटम्स हुई, सॉल्युबल हो गए दोनों। उसके बाद क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन किस तरह से बना है, आफ्टर कूलिंग। तो वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन हार्डनिंग जो होता है ना, द हार्डनिंग इफेक्ट जो होती है वो सोल्यूशन हार्डनिंग होता है। जो हार्डनिंग इफेक्ट आता है ना आफ्टर कूलिंग, उसको क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन हार्डनिंग। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, मैंने आपको देखो समझा दी। It's how to be due to fact that atoms of different atomic radii, इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई के विद इन द सेम लेटिस में, देखिए सेम लेटिस मतलब सेम एलॉय में कॉपर और सिल्वर दोनों की डिफरेंट एटम्स है ना, और उनके डिफरेंट रेडियाई है। तो इसमें क्या बात है, एटम ऑफ डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई विद इन द सेम लेटिस फॉर्म अ मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस देता है, किसके लिए, टू द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन अलोंग स्लिप प्लेन। तो देखें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें आपने ये याद रखना है सोल्यूशन हार्डनिंग किसे कहते हैं, जो हार्डनिंग इफेक्ट होता है उसको सोल्यूशन हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है कि ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस देते हैं, द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन अलॉन्ग द स्लिप प्लेन ज़्यादा हो जाती है, हायर वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट हो जाता है देन द प्योर मेटल। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने सॉल्युबल की बात कर ली, सॉलिड सॉल्यूशन आ गए, फॉर्म आ गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब आ जाती है द कंपोनेंट मेटल। अगर कंपोनेंट मेटल, पहले हमने बात की कि अगर वो सॉल्युबल हो, अब हम बात करें अगर वो क्या हो, इनसॉल्युबल हो। द कंपोनेंट मेटल्स में बी कम्प्लीटली इंसॉल्युबल। अगर वो कम्प्लीटली इंसॉल्युबल हो तो क्या होगा, इन दी सॉलिड स्टेट में, तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ द बाइनरी एलॉय ऑफ 2 मेटल्स। और फॉर एग्जाम्पल हम एग्जामिन कर रहे हैं बाइनरी एलॉय के जिसमें 2 मेटल्स हैं A एंड B, शोइंग दिस बिहेवियर रिवील द प्रेजेंस ऑफ सम एरियाज
कंटेनिंग प्योर मेटल ए एंड अदर कंटेनिंग प्योर मेटल बी। जाहिर सी बात है जब वो इनसॉल्युबल होगा, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर ऑफ एलॉय है, अब इसमें ये ए है और ये बी है, ये इनसॉल्युबल है, मतलब यहाँ पे ए होगा यहाँ पे बी होगा क्योंकि इनसॉल्युबल है। जबकि सॉल्युबल में क्या था, वो मिक्स था ए और बी, इसमें क्या है इनसॉल्युबल है कि इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सम एरिया जो है वो प्योर ए का होगा और सम बी का होगा। दिस टाइप ऑफ एलॉय इज ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन। अब ये जो इनसॉल्युबल होते हैं ना कि मोल्टन मेटल में ए और बी जो है इनसॉल्युबल है, एक सम एरिया ए का है और सम एरिया बी का है, तो इसी में होती है कोरोजन। जो कोरोजन होती है ना वो इसी जो है फॉर्म में कंपोनेंट मेटल्स में होती है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। दिस टाइप ऑफ एन एलॉय ससेप्टेबल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन का। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि वो कौन सा वो होता है, सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इनसॉल्युबल में इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन कोज हो सकती है, ठीक है। एज डिस्क्राइब इन सेक्शन 2.7 देखते हैं 2.7 कहाँ दिया है इन्होंने। 2.7 मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने डिस्क्राइब कर दिया है पहले के चैप्टर में। Particularly if the component metal have widely differing electrochemical potential, और ये particularly जो component metals होते हैं वो widely differing मतलब differing कर रहे होते हैं electrochemical potential में। complete insolubility of two metal, जो complete insolubility होती है ना दो metal की, वो rarely encounter in practice। जाहिर सी बात है जब corrosion resistance जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन के लिए ससेप्टिबल होगा, ठीक है, मतलब कोई ऐसे मेटल्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं, तो उसको हम यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि यार वो कोरोजन इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन है, तो हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये मेटल्स जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है एक दूसरे में, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो है ये रेयरली इनकाउंटर इन प्रैक्टिस में नहीं होता ये, क्योंकि हमें तो ऐसे मेटल्स को यूज़ करना होता है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस दे, ना कि कोरोजन करवाए। अच्छा, थर्ड देखें। थर्ड कौन सी? हमने सॉल्युबल का डिस्कस कर लिया, इनसॉल्युबल का डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि द टू मेटल्स में भी पार्शियली सॉल्युबल। अब यहाँ पे पार्शियली आ जाता है कि अगर वो पार्शियली सॉल्युबल हो सॉलिड स्टेट में तो फिर क्या होगा, फॉर मेटल्स ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट फेसेस, ठीक है, एग्जिस्ट विद इन द सॉलिड स्टेट जहाँ, ठीक है। अभी कह रहे हैं ए एंड बी जो है डिस्टिंक्ट फेजेस और ये विद इन द सॉलिड स्टेट होते हैं। वन फेज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, एक फेज मेटल बी का होता है, मतलब मेटल ए में, मेटल ए जैसे कि ये हमारा एलॉय है, ठीक है, ये है, ये हमारा ए है, लेकिन इसमें कुछ जो है वो बी होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये ए का था, ए का, उसमें कुछ बी का होता है, पार्शियली है ना, कि वन फेज कंस्ट्रक्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, एक फेज जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का होता है कि इसमें मेटल ए में, इज द अदर फेज कंस्ट्रक्ट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी। जबकि बी में अगर हम देखें ये बी है, इसमें कुछ जो है वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये होती है पार्शियली सॉल्युबल। देयर इज अ लिमिट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू मेटल। ये मतलब यहाँ पे क्या होती है, लिमिट आ गई ना, मतलब ये ए में थोड़ा सा बी है, बी में थोड़ा सा ए है, मतलब ये पार्शियली सॉल्युबल है, तो यहाँ पे एक लिमिट आ रही है सॉल्युबिलिटी की ऑफ द टू मेटल्स वन विद इन द अदर इन ईच ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ग्रेन, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब आता है सॉल्युबिलिटी जो है, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं कि कौन सी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, पार्शियली सॉल्युबिलिटी, जो पार्शियली सॉल्युबल मेटल्स होते हैं। नॉर्मली डिक्रीज मार्केबली एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू डाउन द रूम टेम्परेचर। अब ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और ये नॉर्मली डिक्रीज हो जाती है, मतलब ये सॉल्युबिलिटी जो पार्शियली सॉल्युबल है ये नॉर्मली इससे भी डिक्रीज हो जाती है। कब? जब टेम्परेचर रिड्यूस कर जाता है, किससे? फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से जब टेम्परेचर रिड्यूस करता है डाउन टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट जो थी, अब हमने कॉपर सिल्वर फॉर एग्जांपल अदर मेटल जो कि इनसॉल्युबली पार्शियल इनसॉल्युबल शो करते हैं, उनको जब हमने मेल्ट किया
तो मेल्टिंग पॉइंट में तो मेल्ट हो गया, उसको भी हमने कूल किया, तो वो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होती है, उनकी जो ये पार्शियली सॉल्युबिलिटी होती है ना, ये मज़ीद कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है ना, तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जो पार्शियल सॉल्युबल होते हैं ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर कम होने से इसकी सॉल्युबिलिटी मज़ीद कम हो सकती है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन। मेरे पास अभी हाईलाइटर तो है, लेकिन एक्चुअली मैं स्टैंड निकाल नहीं सकती। ये देखें मेरे हाथ बिल्कुल निशान आ गए हैं मोबाइल के, ये देखें मैंने मोबाइल पकड़ा था ना, हाथ में बिल्कुल रेड हो गए और निशान आ गए इसमें। ये नहीं कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास स्टैंड है, लेकिन मैं निकाल नहीं सकती। मैं कहती हूँ टाइम लगता है। और ये देखिए मेरी उंगली बिल्कुल रेड हो गई है। अब ये एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये देखें, और इस हाथ से मैं आप लोग को समझा रही हूँ मतलब ये हाथ चला के समझा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि बहुत रेड हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? एक्चुअली पेंसिल तो मैं इसी हाथ से पकड़ सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहाँ पे थे? ये तो आपको समझ आ गया कि टेम्परेचर डिपेंड होता है, टेम्परेचर कम होने से पार्शियल सॉल्युबिलिटी भी जो भी कम हो जाएगी। द partially soluble solid solution are far more commonly encountered than the completely insoluble। अब ये कह रहे हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं ना सॉलिड सोल्यूशन, ये फार मोर कॉमनली इनकाउंटर किए जाते हैं। किससे? कंप्लीटली इनसॉल्युबल मटेरियल से। कवर इन प्रीवियस पैराग्राफ, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल को तो बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं लाते। हाँ, इस पार्शियल सॉल्युबल देन दी कंप्लीटली सॉल्युबल फिर भी जो है इनकाउंटर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस नॉट द इम्पोर्टेंट बता दिया। मैं हर लाइन पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं 2-3 दफ़ा बताती हूँ। अच्छा, इफ़ द टू मेटल्स, ब्लर क्यों हो रहा है ये? इफ़ द टू मेटल शो अ पार्टिकुलर एफिनिटी फॉर वन अनदर। अब ये कह रहे हैं कि अगर अब ये 3 स्टेजेस हमने पढ़ ली कि अगर वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, अगर वो पार्शियल। अब है कि अगर टू मेटल शो करता है पार्टिकुलर एफिनिटी फॉर वन अनदर, मतलब 2 मेटल्स हैं वो पार्टिकुलर एफिनिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे में, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे मे फॉर्म इंटरमेटेलिक कंपाउंड विथ प्रिसाइज केमिकल फॉर्मुलेशन। क्या है ये? सिल्वर 10, इससे कहते हैं इंटरमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है? मेटल्स पार्टिकुलर एफिनिटी शो करते हैं वन अदर में, और क्या फॉर्म करते हैं? इंटरमेटेलिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं विथ प्रिसाइज केमिकल फॉर्मुलेशन। बता दिया मैंने सॉरी इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि वर्ड्स भी मुझसे आगे पीछे हो रहे हैं, बस मेरी मज़ीद शायद हिम्मत नहीं है। बस इसको हम कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये कूलिंग कर्व नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सम इंटरमेटेलिक कंपाउंड हैव स्पेसिफिक वैलेंस रिक्वायरमेंट। अब कुछ इंटरमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनके पास क्या होती है? स्पेसिफिक वैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर फ्यूअर क्रिस्टल इम्परफेक्शन, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि अगर वो पार्टिकुलर एफिनिटी शो करे 2 मेटल एक दूसरे में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? इंटरमेटेलिक कंपाउंड। और इनकी प्रिसाइज केमिकल फॉर्मुलेशन होती है, जैसे सिल्वर 10 हो गया। तो अब क्या होगा? इनकी इंटरमेटेलिक कंपाउंड की स्पेसिफिक क्या होती है? वैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल ये हमारा वो है, और ये न्यूक्लियस है, ये हमारे वैलेंस शेल है। तो वैलेंस है स्पेसिफिक वैलेंस रिक्वायरमेंट होती है इन इंटरमेटेलिक कंपाउंड की, ठीक है। और देयर आर फ्यूअर, फिर क्या होते हैं? फ्यूअर क्रिस्टल इम्परफेक्शंस होती हैं इसमें, ठीक है। ब्लर क्यों हो रहा है ये? ठीक है। एंड दी पोटेंशियल फॉर मूवमेंट अलोंग स्लिप प्लेन रिड्यूस। और क्या होगा? पोटेंशियल जो होती है ना मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन की अलोंग स्लिप प्लेन, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक वैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। देखें, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, ब्लर क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी आपको ड्रॉ करके देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अराउंड वैलेंस शेल है, वैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। तो खुद सोचे, इसमें जो है पोटेंशियल फॉर मोमेंट डिसलोकेशन जो है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। सच मटेरियल देयरफॉर टेंड टू हैव रिलेटिवली हार्ड, और ये मटेरियल क्या होते हैं? हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे विद लो डक्टिलिटी, ठीक है। जो भी चीज़ ब्रिटल होती है उसमें लो डक्टिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डक्टिलिटी को शो करवाने की कोशिश करेंगे तो देन इट्स deform fracture, then it's known as brittle in nature,
ठीक है। तो ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उनमें लो डक्टिलिटी होती है। ये आपने याद रखने कि इंटरमेटेलिक में हार्ड तो होते हैं लेकिन वो ब्रिटल होते हैं क्योंकि उनमें लो डक्टिलिटी होती है। अच्छा, बस ये हो गया, ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी और मेरा हल बिल्कुल खुश्क हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत मेहनत करके आपको समझाया है और एक पैराग्राफ को मैंने 2-3 दफ़ा आपके लिए रिपीट किया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कूलिंग कर्व्स को। ठीक है, ये इतना नहीं है, ये हम एक वीडियो में इतना सा है तो ये हम कर लेंगे। उसके बाद फेज डायग्राम, ठीक है, और ये डायग्राम्स भी समझाऊंगी और फिर ये 2 वीडियोस और बनेंगी। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, इससे एक फ़ीडबैक मिलता है मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।